हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारे एनसीओ 1 की यूनिट नंबर 20 एमर्जिंग ट्रेंड इन ओबी। सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं कौन से कवर करने हैं। इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट और मैनेजिंग मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आर विटनेसिंग सेवरल चेंजेस इन इट्स स्ट्रक्चर, ऑपरेशंस एंड पीपल, द इमर्जेंस ऑफ क्रॉस कल्चर इन्वायरमेंट, द इन्फ्लुएंस ऑफ multinational corporation, growing technological oriented operations, increasing concern for total quality management provide different environment to the organization. This development influence the whole range of social, political and cultural environment of the organization. People from different culture background have been working together for the achievement of organizational goal. The different culture norms and value have led to the emergence of multicultural in the organization. The study of cross culture management may provide good insight for understanding the behavior of the people. Moreover, proper understanding of multicultural behavior may help the manager to channelize the employee energy for the attainment of organizational goal. क्या कहा गया इंट्रोडक्शन में? हमें ये पता चला कि अगर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में समय समय पर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर में चेंजेस की बात हो, ऑपरेशन में चेंजेस की बात हो या लोगों में चेंजेस की बात हो, कोई भी चीज़ जो है वो फिक्स नहीं रहती। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आता है, ठीक है, लोगों की परसेप्शन में चेंजेस आता है, क्वालिटी मैनेजमेंट में चेंज आ रहा है। पहले क्या होता था, पहले किस पे कंसर्न था, इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाए, जो भी बनाएंगे वो लोग खरीद लेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे एमएनसीज हमारी कंट्री में आई, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने लग गया, तो लोगों का जो कंसर्न था वो क्वालिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ने लग गया कि भाई हमें अच्छी क्वालिटी के एक प्रोडक्ट कम से कम प्राइसेस में चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो भी टेक्नोलॉजी का चेंजेस हुआ था या फिर जो भी चेंजेस स्ट्रक्चर, ऑपरेशन या जिस भी तरीके के चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो होता है वो जगह पड़ता है, चाहे वो सोशली इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से हो, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से हो, कल्चर इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से। तो ये सारे जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है ये किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। सो यही हम जो चीज़ है आगे पढ़ने वाले हैं कि जो मल्टी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में आया, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग नहीं करते, वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो है कल्चर को एक्सेप्ट किया जाता है एक वर्किंग प्लेस से। उसके बाद आता है एमर्जिंग ट्रेंड। इन दिस सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशन आर अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस एंड मैनी अदर चेंजेस आर एक्सपेक्टेड. Such changes are keeping top management as well as functional managers constantly busy in making strategy for having compatibility with internal or external environment. From the angle of organizational behavior and human resource management, organizations are witnessing many changes. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे जैसे चेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी चेंजेस नहीं हो रहे, आगे आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस जो है वो आएंगे। तो इन चेंजेस की वजह से जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है, ये फंक्शनल मैनेजर है, वो क्या रहता है, हर समय बिजी रहता है, क्योंकि उनको उन चेंजेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज को फॉर्म करना होता है, ठीक है। जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज को बनाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही इन चेंजेस की वजह से देखना पड़ता है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बेसिस पे देखें या उनके एंगल से देखें, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? इमरजेंस ऑफ एमएनसीज। हमारी कंट्री में क्या हो गया, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आ चुके हैं, क्योंकि पहले क्या था, कंट्रोल था कि बाहर की कंट्री आके हमारी कंट्री में वर्क नहीं कर सकती। लेकिन क्या हुआ कि सिनेरियो चेंज होने की वजह से, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आने की वजह से जो ये कंसेप्ट था कि जो भी कंट्रोल था, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, वो सारी की सारी रिमूव की गई, प्राइवेटाइजेशन को लाया गया, ग्लोबलाइजेशन को लाया गया, तो वर्ल्ड वाइड क्या हुआ, बिजनेस हुआ, तो एमएनसीज जो है वो आई। इसके बाद था ड्यू टू एमएनसीज आने की वजह से क्या हुआ, क्रॉस कल्चर इन्वायरमेंट भी हमारे वर्क प्लेस पे आया, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हमारे यहाँ पे काम करने लग गए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल स्किल्स आने लग गई, ठीक है। मोर टेक्निकल स्किल्ड वर्कफोर्स। पहले क्या होता था, वर्कफोर्स जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ थे उनको इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगे, काम पे टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होने लगे, इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी हमारे वर्कफोर्स है वो भी क्या हो गए, टेक्निकली स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो होने लगे। उसके बाद आता है मैनेजिंग थ्रू हाइयर डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन।
अब क्या होने लग गया, हमने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करवाना स्टार्ट कर दिया। पहले एम्प्लॉय इतना पार्टिसिपेट नहीं करते थे, जो एम्प्लॉयज़ का कहा जाए वो ही सिर्फ वो लोग करते थे, लेकिन अब जो एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। स्मॉलर साइज़ ऑफ वर्कफोर्स, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स आ चुकी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का यूज़ नहीं किया जाता। कम से कम जो है एम्प्लॉयज़ अब काम करने लगे। डोमिनेंट रोल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स, अब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। फ्लेक्सी टाइम एंड फ्लेक्सी प्लेस, कभी भी किसी भी टाइम कहीं पे भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन हो चुका है हर एक चीज़। डिफ़िकल्टी टू मेंटेन जॉब फॉर लॉन्ग विदाउट कॉन्स्टेंट हाई लेवल ट्रेनिंग, अब ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक स्किल है, एक ट्रेनिंग है तो आप काम करते रहोगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। हाई लेवल की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। मोर कमिटमेंट टू क्वालिटी, ज़्यादा से ज़्यादा किसकी तरफ ध्यान है, क्वालिटी की तरफ, ठीक है। ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हम जो है अपने कस्टमर को देना चाहते हैं। ओके क्वालिटी आज के समय में काम नहीं करती। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, साइंटिस्ट आर मोर बिजी इन अपडेटिंग देमसेल्व्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, नया बनाते रहते हैं। ट्रेनिंग ऑन सेल्फ एफिशिएंसी मोर इन डिमांड, कि अपने आप को क्या करो और अच्छा बनाओ। इट हेल्प पीपल टू गेट एम्प्लॉयमेंट। सम हॉटेस्ट कैरियर ऑफ दिस सेंचुरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स है, क्या क्या जो है नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या क्या नए कैरियर जो है आज के समय में आ चुके हैं। उसके बाद आते हैं कंप्यूटराइज परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन में ओपन अनदर इशू रिलेटेड टू एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, दैट परफॉर्मेंस ऑन अ कॉम्प्लेक्स टास्क इज हाईएस्ट when it is not monitor when it is monitor moderate when it is monitored in persons and still low when performance is monitored by computer। क्या हुआ कि कंप्यूटर आ चुके हैं, तो अब हमें क्या है, कंप्यूटर के थ्रू जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है। लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स काम करना चाहते हैं, रिपीटेड वर्क वो करते हैं तो वो बोर हो जाते हैं। कुछ नयापन अगर उनको काम में मिले तो कहीं ना कहीं वो जो है वो इंटरेस्टेड फील करते हैं, काम करने में सेटिस्फाई फील करते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अगर उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट ना किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को चेक ना किया जाए, वो और अच्छा तरीके से परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, बेसिकली जब एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा रहा है, तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो मॉडरेट होती है। अगर हम उनको कंप्यूटर के थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं, हर टाइम हर एक समय उनको मॉनिटर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो लो होगी। सो उसके बाद आता है कम्युनिकेशन इन दिस सेंचुरी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पब्लिश CD रोम वायरलेस। सो इस समय क्या हो गया है कि आज के समय में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू जो है वो ज़्यादा हो चुका है। बॉसेज आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ होल्डिंग इट, बॉसेज आर वर्किंग एज इंटरनल कंसल्टेशन इंस्टेड ऑफ सिंपली टेलिंग व्हाट टू डू। पहले जो बॉस थे वो सिर्फ ये कहते हैं कि तुम्हें ये काम करना है और एम्प्लॉयज़ को करना आता था, लेकिन आज के समय जो बॉसेज है वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कंसल्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वर्क फ्लो ऑटोमेशन हैज़ सेव लॉट ऑफ टाइम वेस्टेड ऑन गैदरिंग एंड ट्रांसफरिंग पेपर। पहले क्या होता था, पेपर्स को ट्रांसफ़र करना पड़ता था, उनको कलेक्ट करना पड़ता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। आजकल हर कोई चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन हम हर किसी को जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स पेपर जो है ईजिली भेज सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा जो है पेपर वर्क भी रिड्यूस हो चुका है। ड्यू टू मल्टीपल चेंजेस टेकिंग प्लेस सिमल्टेनियसली, ऑर्गेनाइजेशन आर इन search for getting reinvented. The most widely accepted approach in the last decade to reinventing organization is the practice of re-engineering the corporations. Re-engineering means radically rethinking and redesigning those processes by which we can create value and to do customers for the customers. तो बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में समय समय पे चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि अगर चेंजेस लाएंगे तभी हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ चुका है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंजेस लाना पड़ेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाना पड़ेगा, तो बहुत सारे चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट है। स्पीड, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड ओवरहेड कॉस्ट एज इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव इशूज़ दैट री इंजीनियरिंग कैन एड्रेस, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें अच्छी क्वालिटी देनी है, कम से कम प्राइस में देनी है और फास्टेस्ट डिलीवरी देनी है कस्टमर्स को।
ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो हमारा बिज़नेस है, ठीक है, जो बिज़नेसमैन है या फिर जो मैनेजर है, उसको किस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, जो भी प्रोसेसेस है उसको री इंजीनियरिंग करते रहना पड़ेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। So the argue that the hallmark of really successful company is its willingness to abandon what has been successful in the past. There is no such thing as permanent winning formula. तो बेसिकली यही कहा गया है कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वही है जो नए नए मेथड्स को यूज़ करे। ऐसा नहीं है कि पास्ट में अगर हमने कोई फॉर्मूला और मेथड यूज़ किया था वो सक्सेसफुल हो गया तो आगे आने वाले समय में भी वो मेथड, प्रोसेस और फॉर्मूला जो है वो सक्सेसफुल होगा, नहीं। आगे आने वाले समय में हमें नए नए जो है फॉर्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है इंक्रीजिंग कंसर्न फॉर क्वालिटी इन द एरा ऑफ कंपटीशन, सर्वाइवल एंड एक्सीलेंस आर पॉसिबल ओनली थ्रू मेंटेनिंग हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अगर आज के समय में हमें सर्वाइव करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमें सर्वाइव करना है इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, तो हमें किस पे ध्यान देना होगा, हायर क्वालिटी पे, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे हमें कंसर्न करना होगा। क्वालिटी इन द वर्क प्लेस हैज़ गॉन बियॉन्ड क्रिएटिंग अ बेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमारा ध्यान क्या है कि हमें बेटर बनाना है, हमें एवरेज क्वालिटी के प्रोडक्ट ऑफ़र नहीं करने, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है वो कम से कम प्राइस में हमें ऑफ़र करने हैं। And now it refers to achieving increasingly better product and services at a progressively more competitive price. This includes doing the things right at the first time rather than making and correcting mistakes. पहले शुरू से ही चीज़ों को ठीक करके चलो ना, बाद में ठीक करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। So concern for quality has brought following changes in the managerial scenario: more emphasis on training, autonomy emerging as strong factor of motivation. New recruits are seeking more information about technical issues, performance feedback, social feedback. Such information seeking is a good sign as it helps to build ability to perform jobs, to know expectations about what to do and to feel fit into various social groups. क्या कहा गया है, पहला कहा गया है कि क्योंकि आजकल सिनेरियो में चेंजेस आ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं मैनेजरियल चेंजेस भी लाने पड़ेंगे। पहला कि जो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न हमें ट्रेनिंग पे रखना होगा। मोर ऑटोनॉमी इमर्जिंग एज अ सोशल फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। कहीं ना कहीं अगर हम कंट्रोल करके रखते हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होंगे, हमें उनको ऑटोनॉमी देनी होगी, आज़ादी देनी होगी कि वो भी क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग में पार्ट कर सके, ठीक है। उन पे ज़्यादा कंट्रोल हमें नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद आता है न्यू रिक्रूट्स आर सीकिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्निकल इश्यूज़, परफॉर्मेंस फीडबैक, सोशल फीडबैक। जो भी नए लोग क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि टेक्निकल इश्यूज़ से रिगार्डिंग, क्योंकि इतनी टेक्निक के बारे में उनको नॉलेज नहीं होगी। उनकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग हमें उनको फीडबैक देना होगा, सोशल फीडबैक। तो सच इन्फॉर्मेशन सीकिंग इज़ अ गुड साइन कि अगर एक बिज़नेस इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रही है कि जो भी न्यू रिक्रूट्स है, जो भी नए लोग आए हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग उनको फीडबैक दे रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे साइन है। इट हेल्प्स टू बिल्ड एबिलिटी टू परफॉर्म जॉब। कहीं ना कहीं उनकी जो एबिलिटी है काम करने की वो बढ़ेगी। टू नो एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट टू डू, उनको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या चाहती है, क्या एक्सपेक्टेशंस है। एंड टू फील फिट इनटू वेरियस सोशल ग्रुप्स, ठीक है। Effective teams are being built through designing strategy to interact with external environment. The issues of quality is being addressed through an approach known as total quality management. जो भी issues था क्वालिटी का उसको ध्यान में दिया जा रहा है, उस अप्रोच पे अगर हम कंसर्न करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। Total quality management is an organizational culture commitment to satisfy the customer through the use of an integral system of tools, techniques and training. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, इट इन्वॉल्व द continuous improvement of organizational process resulting in high quality product and services. It would be appropriate here to introduce the approach of demining. Demining क्या है, एक principles है towards quality management. Demining क्या है, वन ऑफ द पाइनर ऑफ क्वालिटी मूवमेंट, कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बेहतर बना सकते हैं। तो बेसिकली यही कहा गया कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है और डीमेन की क्या अप्रोचेस है टूवर्ड्स क्वालिटी मैनेजमेंट। तो डीमेन की जो है 14
स्टेप्स हैं ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट क्या क्या है, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, लगातार हमें अपने प्रोडक्ट में अपनी सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट लानी है, अडॉप्ट द न्यू फिलोसफी एंड द प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग बिजनेस ऑन प्राइस टैग अलोन, कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर इम्प्रूविंग द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, इंस्टीट्यूट मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब, इंस्टीट्यूट लीडरशिप ड्राइव आउट फियर। ठीक है, और भी है क्या है, ब्रेक डाउन बैरियर बिटवीन स्टाफ एरियाज, टेक एक्शंस टू अकम्प्लिशिंग द ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमिनेट स्लोगन्स एंड टारगेट फॉर द वर्कफोर्स, एलिमिनेट न्यूमेरिकल क्वार्टास, रिमूव बैरियर टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, इंस्टीट्यूट ऑफ विक्रस प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सीज डिपेंडेंस ऑन mass inspections. Another approach is called Six Sigma. It became very popular and effective in the area of quality management. Six Sigma defines the concept of achieving approximately zero defect product. ये कहता है कि हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स डिफेक्ट फ्री मैन्युफैक्चरिंग। 6 स्टेप्स क्या है, डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट यू मेक। पहले आपको पता होना चाहिए किस तरीके का प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो। डिटरमाइनिंग हु आर यूर कस्टमर, आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स कौन है। ठीक है, कौन आपके प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं। डिटरमाइनिंग द सप्लाई यू नीड टू मेक द प्रोडक्ट, आपको अपने सप्लायर्स के बारे में पता होना चाहिए। वर्कर्स मैप आउट द प्रोसेस टू फुलफिल मिशन, क्या प्रोसेसेस जो है वो यूज़ किए जाएंगे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इवेल्यूटिंग द प्रोसेस एंड एलिमिनेटिंग द नॉन वैल्यू एडिड स्टेप्स और द सोर्सेज ऑफ एरर, यानी कि हमने पहले क्या किया था, ये देखा था कि कौन से प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, उसके बाद हर एक प्रोसेस को इवेल्यूएट करना और उन प्रोसेसेस को एलिमिनेट करना जो कि किसी भी तरीके की वैल्यू को ऐड नहीं करते प्रोडक्ट में, या फिर जो भी सोर्स ऑफ एरर्स है उनको हटा देना, एलिमिनेट कर देना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजरमेंट क्राइटेरिया एंड द ड्राइव फॉर कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, एक मेजरमेंट क्राइटेरिया को भी एस्टैब्लिश करना जिससे कि हम परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकें और कोई भी डेविएशंस आती है तो उसको हम क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे इम्प्रूवमेंट भी की जा सके। ठीक है, इसके बाद आता है कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हम बात करते हैं। आफ्टर डूइंग सर्वेज इन 50 कंट्रीज़ में सर्वे किया, इंडिया इज़ वन ऑफ देम। ही फाउंड दैट मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ वेरी ऑन 5 वैल्यू डायमेंशंस ऑन नेशनल कल्चर। मैनेजर्स और जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो क्या है, वेरी करते हैं 5 वैल्यू डायमेंशंस पे। क्या क्या है, पावर डिस्टेंस, 5 डायमेंशन हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है पावर डिस्टेंस, इट इज़ द नेशनल कल्चर एट्रीब्यूट डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट to which a society accept that power in institution and organization are distributed unequally, यानी कि क्या सोचा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में कि जो भी पावर है, ठीक है, वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। दिस वेरिएबल में रेंज बिटवीन रिलेटिवली इक्वल टू एक्सट्रीमली अनइक्वल, मीन्स इक्वल का मतलब है लो पावर डिस्टेंस की, हर एक पर्सन के पास क्या है, इक्वल पावर है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग लेने की। लेकिन एक्सट्रीमली अनइक्वल का मतलब है कि हाई डिस्टेंस इन पावर की, हर किसी के पास इक्वल जो है वोटिंग राइट नहीं है, इक्वल डिसीजन पावर नहीं है, तो पावर में क्या है, डिफरेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो 5 डायमेंशन है उसमें फर्स्ट डायमेंशन है पावर डिफरेंस। पावर डिफरेंस अगर इक्वल है, ठीक है, पावर क्या है, इक्वल है, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई डिस्टेंस ही नहीं है। अगर अनइक्वल है यानी कि ह्यूज, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पावर में। जब हम इन 15 कंट्रीज़ को रैंक करते हैं अलॉन्ग विद क्वांटम फ्रॉम लो टू हाई पावर डिस्टेंस, ठीक है, 15 कंट्रीज़ की हम बात करते हैं कि 15 कंट्रीज़ के अंदर हर एक कंट्री के पास कौन सी पावर है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया रैंक 42, ठीक है, 42, मीनिंग इंडिया इज़ अ हाई ऑन पावर डिस्टेंस। इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस में पावर है, ऑर्गेनाइजेशन में पावर्स का यूज़ किया जाता है वो अनइक्वल है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हर किसी को इक्वल पावर नहीं मिली। उसके बाद आता है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है, इट इज़ अ नेशनल कल्चर एट्रीब्यूट डिस्क्राइबिंग द डिग्री टू विच पीपल प्रेफर टू एक्ट एज एन इंडिविजुअल रेदर देन अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, लोग कैसे एक इंडिविजुअल की तरह काम करते हैं, ना कि ग्रुप में काम करते हैं। कलेक्टिविज्म का क्या मतलब होता है कि लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअली। कलेक्टिविज्म is the national culture. It attributes that describes a tight social framework in which people expect others in groups of which they are a part to look after them and protect them, यानी कि यहाँ पे लोग आपस में मिल के काम कर रहे हैं
एक पर्टिकुलर गोल की तरफ, ऑब्जेक्टिव की तरफ इंडिविजुअल में जो है लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं रेदर देन वर्किंग ऑन अ ग्रुप्स, ठीक है। सो जब हम इंडिया की बात करते हैं, 15 कंट्रीज़ का हम सर्वे करते हैं, तो व्हेन 15 कंट्रीज वर रैंक्ड अलोंग विद क्वांटम फ्रॉम इंडिविजुअल टू कलेक्टिज्म, इंडिया रैंक 30th, meaning India is slightly tilted towards collectivism in comparison to other countries, ठीक है। मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, मैस्कुलिनिटी इज कंसर्न विद क्वांटिटी ऑफ लाइफ, किसके साथ, किस पे ध्यान देता है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ, एंड फेमिनिटी किस पे ध्यान देता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, ठीक है। मैस्कुलिनिटी ध्यान देता है क्वांटिटी ऑफ लाइफ पे, फ्यूमैनिटी ध्यान देता है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। मैस्कुलिनिटी इज द ट्रेट विच एम्फेसिस difference in gender role, ambitions of wealth, whereas femininity is a trait which stresses on nurturing, caring behavior and environmental awareness, gender equality. When 15 countries were ranked along with quantum from masculine to femininity, India ranked 30th, meaning India is slightly tilted towards femininity. हमने 3 पढ़ लिए, एक तो आता है हमारा इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, फर्स्ट हमारा पावर डिस्टेंस, थर्ड है हमारा मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, फोर्थ हमारा अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, इट इज़ अ नेशनल कल्चर एट्रीब्यूट डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट टू विच अ सोसाइटी फील्स थ्रेटन्ड बाय अनसर्टेन एंड एम्बिगियस सिचुएशंस एंड ट्राई टू अवॉइड देम। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस यानी कि जब अनसर्टेनिटी आती है तो उसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है या फिर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटी किसी भी टाइम पे आ सकती है तो उसको अवॉइडेंस की पावर की बात की जा रही है। तो इट इज़ अ नेशनल कल्चर विच एट्रीब्यूट डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट टू विच अ सोसाइटी फील्स थ्रेटेंड बाय अनसर्टेन एंड एम्बिगियस सिचुएशन एंड ट्राई टू अवॉइड दैम। वेयर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इज हाई, पीपल हैव एन इंक्रीज लेवल ऑफ एनजाइटी, स्ट्रेस एंड एग्रेसिवनेस, क्योंकि जहाँ पे लोग अनसर्टेनिटी को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, जहाँ पे अनसर्टेनिटी को अवॉइड करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है, एनजाइटी है, एग्रेशन है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, जब हम 15 कंट्रीज़ को रैंक करते हैं अलॉन्ग विद क्वांटम फ्रॉम लो टू हाई ऑन अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, ठीक है, तो कुछ कंट्रीज होती है जो अनसर्टेनिटी को क्या करती है, अवॉइड करने की कोशिश करती है और कुछ नहीं करती, ठीक है। तो इंडिया रैंक्ड 9th, मीनिंग इंडिया इज़ लो ऑन अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन इज़ अ नेशनल कल्चर एट्रीब्यूट दैट एम्फेसिजिंग द फ्यूचर। लॉन्ग टर्म के अंदर हम फ्यूचर पे कंसर्न करते हैं, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन में हम पास्ट और प्रेजेंट पे कंसर्न करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन इज नेशनल कल्चर विच इज़ एट्रीब्यूटेड दैट एम्फेसाइजिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट, रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशंस एंड फुलफिलिंग सोशल ऑब्लिगेशन। कंट्रीज हाई ऑन लॉन्ग टर्म orientations are China, Hong Kong, etc. Countries high on short-term orientation are France, Indonesia, Russia, etc. So, it have given their own framework to categorize the culture of various society. They have considered 6 dimension. स्टॉडबैक, ठीक है, ने क्या कहा, स्टॉडबैक ने एक फ्रेमवर्क दिया है, have given their own framework to categorize the culture of various society। ये क्या कहते हैं, इन्होंने अपना फ्रेमवर्क दिया कि वो किस तरीके से सोशल कल्चर को जो है कैटेगराइज करते हैं। इन्होंने 6 डायमेंशंस दिए हैं ऑफ कैटेगराइजेशंस ऑफ सोशल कल्चर्स। सो एंड हैव एनालाइजेस द टेंडेंसी ऑफ वेरियस सोसाइटी ऑन द 6 डायमेंशंस। फर्स्ट है रिलेशनशिप टू इन्वायरमेंट, सबजुगेशंस, हार्मोनी और डोमिनेंस, ठीक है। और यहाँ पे कंट्री एग्जाम्पल के तौर पे दी है, हार्मोनी फार ईस्ट में जो है यूज़ की जाती है, डोमिनेंट पावर डोमिनेशन का यूज़ कनाडा और यूएसए में किया जाता है, और सबजुगेशंस जो है मिडिल ईस्ट में। तो फर्स्ट हमारा क्या है, कैटेगरी ऑफ कल्चर, रिलेशनशिप टू इन्वायरमेंट, सेकंड है टाइम ओरिएंटेशन, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, थर्ड है नेचर ऑफ पीपल, बेसिकली गुड, बेसिकली इविल और मिक्स, एक्टिविटी ओरिएंटेड, doing, being, controlling,
फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअलिस्टिक, ग्रुप, हायरार्किकल। ठीक है, उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ स्पेस, पब्लिक, प्राइवेट एंड मिक्स। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप कि आपको आज के टॉपिक जो है वो अच्छे लगे, समझ में आए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो भी रिमेनिंग टॉपिक है वो हम आने वाली आगे वीडियोज़ में करेंगे।